हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूजा राय एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। आज है 25 मई, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाल ही में मणिपुर के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में मणिपुर में उगाए जाने वाले चाकहाव नामक सुगंधित चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसे ब्लैक राइस के नाम से भी जानते हैं। तो हाल ही में मणिपुर में उगाए जाने वाले चाखो नामक सुगंधित चावल को जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत किया गया है। तो चलते हैं अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति पत्र यानी स्टेटस पेपर जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र व राज्यों के कुल कर्ज में मार्च 2018 में 68.7% की गिरावट आई है और यह 2019 में 68.6% हो गया है। सरकार के ऋण पर स्थिति पत्र का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा 2010 से किया जा रहा है। भारत का वर्तमान ऋण 1.3 करोड़ रुपए है। सरकारी ऋण को आंतरिक व बाहरी दो ऋण में बांटा जाता है, जिसमें आंतरिक ऋण में गैर विपणन व विपणन योग्य ऋण शामिल हैं। बाहरी ऋण का तात्पर्य होता है कि देश के बाहर के सभी स्रोतों से लिए गए ऋण। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 8.9% गिरावट आने की संभावना है। आयातित कच्चा तेल देश की आवश्यकताओं का लगभग 85% पूरा करता है और इसकी खपत में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई है। तो विश्लेषकों ने बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम होने के कारण वित्त वर्ष 2021 के दौरान कच्चे तेल की खपत में 7.3% की गिरावट आने की संभावना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिफाइनर पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुसार कच्चे प्रसंस्करण को नियंत्रित करेंगे। तो केयर रेटिंग्स ने अभी हाल ही में भारत के कच्चे तेल के आयात में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। कितने परसेंट गिरावट आने की संभावना है? तो 8.9%। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने 1985 बैच के आईएफएस ऑफिसर सैयद अकबरुद्दीन की जगह ली है, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं और हैदराबाद लौट आए हैं। इससे पहले तिरुमूर्ति ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो टीएस तिरुमूर्ति जी ने। किसकी जगह पे? तो सैयद अकबरुद्दीन की जगह पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये भारत के लिए एक बड़ी न्यूज है, अच्छी न्यूज है कि भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। अब ये दूसरा बना है तो पहला बन गया है चीन ये अग्रणी निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन पीपीई बॉडी कवर ऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है, लेकिन भारत ने यह उपलब्धि मात्र 2 महीने की कम अवधि के अंदर हासिल की है। कपड़ा समिति मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए आवश्यक पीपीई बॉडी कवर ऑल्स की टेस्टिंग व उसको सर्टिफाइड करेगी और उसकी टेस्टिंग करेगी। जितने भी पीपीई बॉडी कवर ऑल्स होंगे उसकी कपड़ा समिति मुंबई हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए टेस्टिंग करेगी और उसे सर्टिफाइड करेगी। तो भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी कवरऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है और पहला बन गया है चीन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जापानी टेनिस स्टार, इनके नाम से आप सभी परिचित होंगे। इनका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस स्टार हैं। इन्होंने विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट का खिताब जीत लिया है। खिताब क्या कहेंगे? बन गई हैं महिला एथलीट। विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? नाओमी ओसाका। क्या है? टेनिस प्लेयर है। कहाँ की हैं? तो जापान की हैं।
उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर या यूरो में बात करें तो 34.3 मिलियन यूरो कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। नाओमी ओसाका को WTA यानी महिला टेनिस संघ वुमेन टेनिस अथॉरिटी द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है और एकल में शीर्ष रैंकिंग रखने वाली ये पहली एशियाई खिलाड़ी भी हैं। इन्होंने सेरेना विलियमसन, जो कि इस पायदान पे 4 साल से टॉप पर थीं, उनको पीछे छोड़ दिया है और सेरेना ने ओसाका से लगभग 11 करोड़ रुपए कम कमाए हैं। नाओमी ओसाका की बात करें तो इन्होंने 2018 में US ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी अपने नाम किया है और इन्हें WTA द्वारा नंबर 1 स्थान भी दिया गया है। तो हाल ही में कौन सी टेनिस स्टार विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की हैं। किसको पीछे छोड़ा है? सेरेना विलियमसन को, जो 4 साल से टॉप पर थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? जापान ने। अभी इससे पहले वाली न्यूज भी जापान की थी और ये न्यूज भी जापान से है कि जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई शुरू की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो नेफुंचू में स्थित होगी। स्पेस ओरिएंटेशन स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जोहनबी फूकन को FLO यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने 36वें FLO वार्षिक सत्र में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से पदभार संभाला है। तो फिक्की FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जोहनबी फूकन को। फिक्की की बात करें तो फिक्की का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। फिक्की FLO की बात करें तो फिक्की FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला व केंद्रित व्यापार चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का महिला विंग है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में रस्किन बॉन्ड जी का 86वां जन्मदिन मनाया गया और रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स लॉन्च की है। रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 को कसौली, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में हुआ है। ये जो पुस्तक होगी रस्किन बॉन्ड की, इसमें उन्होंने एडवेंचर्स के बारे में, खोज के बारे में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स लॉन्च की है। तो एडवेंचर्स के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और रस्किन बॉन्ड जी को 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसने अपने 86वें जन्मदिन पर पुस्तक लॉन्च की है? तो रस्किन बॉन्ड जी ने, और उसका नाम क्या है? हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। IIT मद्रास ने पैराबॉलिक ट्रॉ कलेक्टर यानी PTC प्रणाली विकसित की है। इसे डेसिलिनेशन, स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। PTC हल्का है और इसे उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए विकसित किया गया है। इसे भारत की विभिन्न जलवायु व भार स्थितियों के तहत कार्य करने के लिए बनाया गया है। तो पैराबॉलिक ट्रॉ कलेक्टर PTC प्रणाली किस IIT ने विकसित की है? तो IIT मद्रास ने विकसित की है। किस लिए विकसित की है? तो डेसिलिनेशन, स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग जैसे अनुप्रयोगों के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसे बुखार क्लिनिक का नाम दिया गया है। तो बुखार क्लिनिक किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक और योजना शुरू की है, सबको रोजगार मिलेगा योजना। और इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने दीदी वाहन सेवा भी शुरू की थी। तो बुखार क्लिनिक, सबको रोजगार मिलेगा योजना और दीदी वाहन सेवा, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। बुखार क्लिनिक सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र में होंगे। राज्य के सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिकों ने काम करना शुरू कर दिया है, जहां 42,157 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण अब तक किया जा चुका था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में यानी कल राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाते हैं। यह दिन एक ऐसी स्थिति जो विकासशील देश, मतलब यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। किन देशों द्वारा मनाया जाता है? जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासन काल में थे। और जो ये महारानी विक्टोरिया है, रानी विक्टोरिया, इनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 को। और इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में नामित किया गया था, लेकिन अब इसे हम राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रसूति नाल व्रण के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 23 मई को। प्रसूति नाल व्रण के अंत के लिए यूएन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिन एक ऐसी स्थिति जो विकासशील देशों में कई लड़कियों व महिलाओं को प्रभावित करती है, उनके इलाज व रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ाता है। और इस वर्ष का इसका थीम था कि लिंग असमानता का सपना। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। विश्व कछुआ दिवस हाल ही में 23 मई को मनाया गया है। वर्ष 2000 से प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य कछुओं व कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2000 के बाद से प्रतिवर्ष 1990 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन यानी ATR, अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू, इस दिवस को आयोजित करता है। तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है 23 मई को। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, यहाँ पे मैंने सेरेना विलियमसन का नाम लिया था, तो आपको बताना है सेरेना विलियम्स कहाँ है और उन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।